हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सानुराज। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन जिसमें कि एमसीक्यू केमिकल बॉन्डिंग का आता है इक्वली इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक का वर्ड बाय वर्ड इसमें एमसीक्यू अवेलेबल है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर बी ओबेड ऑक्टेट रूल। इन चार ऑप्शन में से कौन सा वो एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल को कभी फॉलो नहीं करेगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी के अलावा सोडियम, फ्लोरीन, सल्फर, ये सब एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं और ये हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन होगा करेक्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। इन चार में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं है? नॉट एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा बी, SnCl4। ये एक्सेप्शन नहीं है। इसके अलावा बाकी ए, सी और डी में जो कंपाउंड्स दे रखे हैं ये एक्सेप्शन है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, SnCl4। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। अब इस चार कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? तो आप देखिए, CO2 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ICl भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, PCl3 भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। 3 का करेक्ट आंसर होगा डी, ये कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो करेक्ट आंसर इज डी, 3 का डी। तो क्वेश्चन में आपको ये भी देखते चलना है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। डज नॉट फॉलो दिया था, इसीलिए 3 का डी हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट हाइपोवैलेंट। अब हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट दो कंसेप्ट होता है, मैं बता देता हूँ। हाइपोवैलेंट मतलब कोई कंपाउंड का जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, जैसे यहीं पे AlBr3 है तो सेंट्रल एलिमेंट अल्युमिनियम हुआ। तो सेंट्रल एलिमेंट के पास अगर ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइपोवैलेंट। और अगर सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो हाइपो नहीं, तब वो हो जाएगा हाइपरवैलेंट। उस कंडीशन में उसको हाइपरवैलेंट कहते हैं। यही इसका कंसेप्ट था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द मॉलिक्यूल, इनमें से कौन मॉलिक्यूल है जो कि नॉट हाइपोवैलेंट। वो हाइपोवैलेंट तो नहीं है बट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, लेकिन वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AlF3। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा सी, AlF3 इज नॉट हाइपोवैलेंट। ये हाइपोवैलेंट नहीं है लेकिन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट्स। अब इस चार कंपाउंड में कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका कि ऑक्टेट पूरी तरह कंप्लीट है? तो BeCl2 इन S सॉलिड फॉर्म का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके अलावा A, C और B ये कंपाउंड्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा डी, BeCl2 इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फॉर ऑल एटम। अब यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इस 5 कंपाउंड में से किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आपको जहाँ C लिखा हुआ है, इस C का मतलब है कंप्लीट, C फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, और IC जो क्वेश्चन में लिखा है उसका मतलब है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो जहाँ जहाँ जिसके सामने, जैसे यहाँ C लिख दिया, इसका मतलब है कि कहना चाह रहा है कि क्या इसका कंप्लीट है। यहाँ IC लिख दिया, मतलब कहना चाह रहा है क्या इसका इनकम्प्लीट है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि जैसे ये कंपाउंड हो गया तो इस कंपाउंड का कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। अगर इनकम्प्लीट होगा तो ये करेक्ट, कंप्लीट होगा तो ये करेक्ट। उसी तरह से ये इस 5 कंपाउंड है और इसमें से कौन सा ऑप्शन है ABCD में से जो कि इस पांचों का पेयरिंग को एकदम करेक्टली मैच किए हुए है कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका इनकम्प्लीट है। अगर इसका कंप्लीट होगा तो ये हुआ करेक्ट, और इसका भी अगर कंप्लीट होगा तब तो यहाँ इनकम्प्लीट दिया है, ये करेक्ट नहीं होगा।
तो थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ यही कह रहा है कि जितना कंपाउंड्स है उसमें किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर सी है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस सी के अलावा बाकी ए, बी और डी का जो मैचिंग दिया हुआ है ये मैचिंग इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 6 का करेक्ट आंसर सी। दिस इज कंप्लीट ऑक्टेट, दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दिस इज कंप्लीट ऑक्टेट, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट और इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। केवल और केवल ये और ये 2 का कंप्लीट है और बाकी 3 का इनकम्प्लीट है। करेक्ट आंसर 6 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि इफ़ एन एटम हैज इम्प्टी डी ऑर्बिटल, अगर किसी एटम का डी ऑर्बिटल इम्प्टी है, अवेलेबल है, देन इट मे बी एबल टू यूज, तो उसका यूज हो सकता है टू एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एकोमोडेट करने में, और टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट टू 10 और 12 और मोर इलेक्ट्रॉन डैट कैपेबिलिटी में। तो अगर किसी का डी ऑर्बिटल वैकेंट है तो क्या हो सकता है, तो डी ऑर्बिटल अगर किसी का वैकेंट है तो नोट करिएगा कि इफ एटम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल इट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन लाइक सल्फर, क्लोरीन एंड फॉस्फोरस। दिस एक्सपेंशन मेनली हैपन बाय फॉर्मिंग एडिशनल सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का तो फॉर्मेशन होगा लेकिन नॉट नेसेसरली ऑलवेज पाई बॉन्ड, हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो यह जरूरी नहीं है एम्प्टी डी ऑर्बिटल से। लेकिन अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तब एडिशनल सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ऑलवेज, ये एकदम नेसेसरी है। लेकिन पाई बॉन्ड का हमेशा हो ये नेसेसरी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड का हमेशा होगा ही, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का हमेशा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसका आप SF6 सोच सकते हैं। तो अब 7 नंबर का ऑप्शन देखिए। 7 नंबर में दिया हुआ है कि नॉट अलाउ फॉर एडिशनल मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कभी अलाउ ये नहीं करेगा तो ये भी नहीं होगा। अलाउ द सेंट्रल एटम टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड टू अटैच टू इट, हमेशा अलाउ करेगा, तो हमेशा अलाउ करेगा कि सारा एटम में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन ही जाए, ये भी नहीं हो सकता है। नॉट अलाउ, तो नॉट वाला तो सारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 4th नंबर इसका 7th का आंसर डी दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि अलाउ टू फॉर्म एडिशनल सिंगल बॉन्ड टू मोर एटम, मतलब सेंट्रल एटम में ज़्यादा से ज़्यादा डी ऑर्बिटल खाली रहने के कारण इसमें जुड़ सकते हैं आकर के सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड, ये ऑलवेज करेक्ट होगा, इसीलिए 7 का आंसर डी होगा। पाई बॉन्ड ऑलवेज नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज पाई बॉन्ड का एडिशन नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कह दिया है कि नॉट अलाउ, कि अलाउ नहीं करेंगे बॉन्डिंग को, ये गलत है। ये कहता है कि अलाउ टू फॉर्म एडिशनल मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हो गया पाई बॉन्ड, हमेशा पाई बॉन्ड का एडिशन हो ये भी जरूरी नहीं है, इसीलिए बी इनकरेक्ट होगा। पाई बॉन्ड का एडिशन हो सकता है लेकिन ऑलवेज अलाउ नहीं हो सकता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। नॉट अलाउ, सी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि सिंगल बॉन्ड का भी अलाउ नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि सिग्मा या सिंगल बॉन्ड का अलाउ हमेशा हो सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इन एन एटम टू अकर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रॉन्ग, मतलब एक एटम में ऑक्टेट के एक्सपेंशन के लिए फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इन एन एटम, इसमें से कौन सा कंडीशन गलत है, मतलब आपको गलत कंडीशन चुन करके बताना है। तो देखिए पहला नंबर है कि इट शुड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो ये तो करेक्ट है, तो लेकिन आपको आंसर में रॉन्ग बताना है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। इट शुड हैव 3 और मोर इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑक्यूपाइड पी सब सेल, ये भी करेक्ट दिया हुआ है।
सी है द एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन शुड एक्सीड द प्रोमोशन एनर्जी, ये भी करेक्ट दिया हुआ है। डी है इट शुड नॉट बिलोंग टू थर्ड, यही इसका आंसर डी होगा क्योंकि डी इनकरेक्ट दिया हुआ है। पूछ भी यही रहा था कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इन एन एटम विच कंडीशन इज रॉन्ग, कौन सा कंडीशन रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इट शुड नॉट बिलोंग टू थर्ड और हायर पीरियड, थर्ड और हायर पीरियड से यह बिलोंग ही ना करे, ये बात एकदम गलत है, इसीलिए इसमें गलत ही पूछ रहा था। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इट शुड नॉट बिलोंग टू थर्ड और हायर पीरियड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्वायर स्टेबल ऑक्टेट कन्फिगुरेशन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन है जो डज नॉट एक्वायर स्टेबल ऑक्टेट कन्फिगुरेशन, जो कि ऑक्टेट कन्फिगुरेशन स्टेबल नहीं प्राप्त कर पा रहा है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से भी, तो इसका आंसर होगा 9 का डी, सल्फर डज नॉट एक्वायर स्टेबल ऑक्टेट कन्फिगुरेशन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9 का आंसर नंबर डी करेक्ट है, सल्फर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। अब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड है जिसका कि इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज है, तो इसका NaCl बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके अलावा बाकी जितना भी कंपाउंड है CHCl3, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, तो इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। NaCl, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, NaCl में इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ 4 एलिमेंट। अब देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कि 4 एलिमेंट दिया हुआ है LPQR, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यहाँ पे दे रखा है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें आपको बस थोड़ा सा टेक्निकलिटी पर ध्यान देना है। जैसे देखिए L में 2p4 है सपोज डैट, तो आप मान लीजिए कि P में 6 अगर इलेक्ट्रॉन रखना है तो यह L पे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब इसके P में 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो पाएगा। इसके बाद अब P का चेक करिए, तो P में आप देखिए P के लास्ट में 3s1 है, मतलब इसमें P में 1 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। तो अब P पे 1 इलेक्ट्रॉन और L पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों को जब साथ रखिएगा तो ये 1 आ जाएगा L के नीचे और ये 2 चला जाएगा P के नीचे, क्रॉस करके ही हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो L1 और P2 या फिर P2L, तो एक ही चेक कर लीजिएगा, उसी से हो जाएगा। तो चेक कीजिएगा कि किसमें P2L है, तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 के केवल एक C ऑप्शन है जिसमें कि P2L है। इसके अलावा इसमें भी P2L नहीं है, इसमें भी P2L नहीं है, इसमें भी P2L नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको चेक करना है, एक चेक कर लिए बस, इससे हो गया। और स्टार्टिंग में 2 P और L था, उसी को चेक करके हम लोग इसका करेक्ट कर सकते हैं। तो 11th का करेक्ट ऑप्शन है C। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड विथ मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट का पेयर है जो कि कंपाउंड बनाता है जिसमें कि मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। इसके अलावा A, C और D मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर एग्जिबिट नहीं करेंगे, लेकिन B, CS एंड F मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर एग्जिबिट करेंगे कंपाउंड बनाने के बाद। तो 12th का करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन आयोनिक बॉन्ड A+B- इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। आयोनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा इस 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रोबेबिलिटी है जिसमें कि बनेगा सबसे ज़्यादा, मोस्ट लाइकली टू फॉर्म्ड। तो 13th का है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज हाई एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज लो। A का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी B का लो रहेगा। सेकेंड है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज लो, A का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज हाई। यही करेक्ट
बी होगा। 13 का करेक्ट आंसर बी होगा, यही करेक्ट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ए का लो रहेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी का हाई रहेगा, तभी ए और बी का मोस्ट लाइकली होगा कंपाउंड का फॉर्मेशन 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब वाटर में सॉल्युबिलिटी किसका सबसे अच्छा होगा उसी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों करेक्ट आंसर है, इसीलिए 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 14 का डी होगा, ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब है कि ऊपर जितने ऑर्डर दिए हुए हैं वो सब में सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर का ऑर्डर करेक्ट ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O, मतलब कॉपर सल्फेट .5H2O ब्लू विट्रॉल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, IIT हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड्स का कोई MCQ हो, तो ये बहुत बार देखा गया है और मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। इस क्वेश्चन को कभी कभी घुमा के इस तरह से भी पूछा जाता है कि 5 कंपाउंड दे देगा, उसमें एक ये भी कंपाउंड रहेगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें हर तरह का बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो 15 का आंसर होगा सी। इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट ये तीनों बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता है। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में है कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन का 4 कंडीशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा कंडीशन सही है। तो लेस लैटिस एनर्जी, ये कंडीशन सही नहीं हो सकता है। इसके बाद आप देखिए स्मॉल कटायन और लार्ज अनायन, ये भी नहीं हो सकता है। लो IP ऑफ कटायन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अनायन, ये हो सकता है। लार्ज कटायन, स्मॉल अनायन एंड लेस चार्ज, ये हो सकता है। तो बी और सी जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो 16 का आंसर सी होगा, बी एंड सी, क्योंकि इसी ऑप्शन में है। डी लेस लैटिस एनर्जी रहेगा तो बॉन्ड फॉर्म कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में लेस लैटिस एनर्जी रहेगा तो वो ट्रू नहीं माना जाएगा। तो डी जिसमें है वो पहले ही कट जाएगा। तो इसमें डी था, ये कट गया, इसमें भी डी था, ये कट गया। अब स्मॉल कटायन और लार्ज अनायन, ये ऑप्शन भी नहीं आप कह सकते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा सी, बी एंड सी। मीन्स लो IP ऑफ कटायन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अनायन, लार्ज कटायन, स्मॉल अनायन एंड लेस चार्ज। तो बी एंड सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बी एंड सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, द रीजन इज। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इनका क्या कारण है? इनका कारण ये है कि ये नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड होते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी ही हो जाएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेंगे, इसका कारण केवल और केवल यही होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये ब्रिटलनेस से या प्रेजेंस ऑफ आयन से, ये सब से कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा करेक्ट डी, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड है, इसी कारण से इट डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट LiCl एंड NaCl इज रॉन्ग। अब ये दो कंपाउंड है LiCl और NaCl, इन दोनों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है। मतलब इसमें से कोई एक होगा जो गलत होगा, बाकी 3 सही होगा। LiCl हैज लो मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl, सही बात है। LiCl डिजॉल्व मोर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डज नॉट, ये भी करेक्ट बात है। LiCl वुड आयोनाइज इन वाटर मोर देन NaCl, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, फ्यूज्ड LiCl वुड बी लेस कंडक्टिंग देन फ्यूज्ड NaCl, ये भी करेक्ट है। लेकिन इसमें आपसे पूछ ही रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब LiCl और NaCl के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है। LiCl वुड आयोनाइज इन वाटर मोर देन NaCl, ये गलत है, इसीलिए ये आंसर होगा।
तो क्वेश्चन पढ़ के देख बनाइएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में कभी कोई होता है कि करेक्ट और इनकरेक्ट में कन्फ्यूजन से गलत हो जाता है। देखिए, द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनसॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑफ एसिड आर ड्यू टू इट्स डैश स्ट्रक्चर। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनसॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा और इनसॉल्युबिलिटी रहेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ड्यू टू इट्स डैश स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा गिवन क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो इसका एक ही आंसर होगा बाइपोलर आयोनिक। 19 का करेक्ट आंसर होगा बी। सिंपल आयोनिक, क्यूबिक और हेक्सागोनिक ये करेक्ट आंसर नहीं होंगे, यही इसका करेक्ट आंसर है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और इनसॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एसिड का है ड्यू टू इट्स डैश स्ट्रक्चर, तो ड्यू टू इट्स बाइपोलर आयोनिक स्ट्रक्चर। 19 का करेक्ट आंसर है बी। एक लास्ट क्वेश्चन आज और देख लेते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, 19 का करेक्ट आंसर बी है, बाइपोलर आयोनिक 19 का बी। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, बॉर्न हैवर साइकिल एंड लैटिस एनर्जी का एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन। लैटिस एनर्जी आयोनिक कंपाउंड का किस पे डिपेंड करता है? तो चार्ज ऑन द आयंस ओनली, ओनली चार्ज पे डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी, ऐसा भी नहीं है। साइज ऑफ द आयंस ओनली, ओनली लगा दिया तो गलत हो गया। ओनली मतलब केवल, केवल उसी पे डिपेंड करेगा, नहीं। पैकिंग ऑफ आयंस ओनली, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो चार्ज ऑन द आयन एंड साइज ऑफ आयन, डी, ये भी आसान क्वेश्चन था। 20 का आंसर हो जाएगा डी, चार्ज ऑन द आयन एंड साइज ऑफ द आयन, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे ओनली 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 देख करके ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ए, बी और सी को कट कर सकते थे। यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चार्ज ऑन द आयन एंड साइज ऑफ द आयन, लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिपेंड्स करेगा। तो ये आपका टॉप 20 एमसीक्यू था। मैं इसके आगे का एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। आप लोगों को कैसा लगा ये एमसीक्यू आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टॉप 100 टू 150 एमसीक्यू लेकर के आऊँगा अपने चैनल पे। और ये सारा एमसीक्यू इक्वली इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए, आपके जेई मेन के लिए या नीट एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आप लोग एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। हम लोग जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।